Hello everyone, welcome back to Zoom Shiksha. I am Davya Sharma. I hope you all are good. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसकी ऑलरेडी मैं 10 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और उन 10 वीडियोस में मैंने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज ये वीडियो जो है वो 4 चैप्टर के रिलेटेड है। चैप्टर 4 का नेम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। चैप्टर 4 का नेम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो मैंने राइट कर रखे हैं। फर्स्ट इज़ ट्राइबल लाइवलीहुड्स एंड सेकंड इज़ चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आफ्टर कॉलोनियलिज्म। मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में कॉलोनियलिज्म का मीनिंग बता चुकी हूँ। तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाके चैप्टर फर्स्ट की वीडियो को देख लें, जिसमें आपको कॉलोनियलिज्म का मीनिंग जो है बेसिकली समझ में आ जाएगा। आज हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइब्स के बारे में, जिनको हिंदी में बोलते हैं जनजाति। तो आइए आज के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ट्राइबल लाइवलीहुड्स। जो ट्राइबल्स थे वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे ताकि वो अपनी जीविका को जंगलों में चला सके। तो उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ कल्टीवेशन ऑफ फूड, कि वो किस तरीके की, किस टाइप की वो खेती करते थे। जो ट्राइबल्स खेती करते थे उसका नाम था जूम कल्टीवेशन, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश और बर्न कल्टीवेशन। यानी कि जूम कल्टीवेशन को और दो नाम से जाना जाता है, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं और जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। जो जूम खेती होती थी वो बेसिकली एक लैंड पे होती थी। उस लैंड को सबसे पहले जला दिया जाता था और उसके बाद जो ऐश ऑब्टेन्ड होती थी, जो राख होती थी, वो यूज़ होती थी एज अ पोटाश, जो कि सॉइल को फर्टिलाइज करती थी। द सनलाइट फॉर द क्रॉप्स वॉज एश्योर्ड बाई कटिंग द ट्री ट्रॉप्स। द सीड्स वॉज ब्रॉडकास्टेड, यानी कि सीड्स को हाथों के द्वारा बोया जाता था। वंस द क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट द ट्राइबल्स मूव्ड ऑन टू अनदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड। यानी कि एक बार अगर खेती पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो उस खेती को छोड़ के वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते थे और इसी प्रोसेस को फिर से वहीं पे दोहराते थे। इट वॉज प्रैक्टिस मेनली बाय द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। यानी कि जो ट्राइबल्स होते थे सेंट्रल इंडिया के और नॉर्थ इंडिया के, बेसिकली उन्होंने ही इस टाइप की कल्टीवेशन का यूज़ किया है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव ऑन करते रहते थे। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल्स होते थे वो जंगलों में जाते थे, वहाँ पे हंट यानी कि शिकार करते थे और अपने फूड को इकट्ठा करते थे। बेसिकली हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का ये मतलब होता है। द कॉन्स ऑफ उड़ीसा मेनली लिव्ड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। यानी कि ये एक ट्राइब का नाम है जिसको हम कॉन्स बोलते हैं, जो बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते थे और वही इस तरीके से रहते थे, यानी कि हंटिंग और फूड गैदरिंग के तरीके से। दे वेंट आउट फॉर हंटिंग इन ग्रुप्स में जाते थे शिकार करने के लिए, एंड डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्फ। यानी कि जो वो शिकार इकट्ठा करके लाते थे उसको डिवाइड कर लेते थे आपस में। दे ऑल्सो extracted oil from the seeds of saul, a tree, and mahua, a flower, and used it for cooking food। यानी कि वो एक तरीके से बीज में से ऑयल निकालते थे, जिसको बीज किसका बोलेंगे, साल का, जो कि एक ट्री था, एंड महुआ जो कि एक फ्लावर था, और उस ऑयल को वो किस में यूज़ करते थे, फॉर कुकिंग फूड। दे एट फॉरेस्ट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज़। वो क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज़, यानी कि जड़ खाते थे ट्रीज़ की। बाय लिविंग इन द फॉरेस्ट्स फॉर ईयर्स द कॉन्स हैड एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट
the medicinal herbs and shrubs. They sold them in the local market. In return, they acquired the goods they needed in the forest. यानी कि वो जैसे ही जंगलों में जाते थे तो उनको मेडिसिन का ज्ञान हो गया था, यानी कि हर्ब्स एंड शर्ब्स किस मेडिसिन में यूज़ होते हैं, किस टाइप से वो यूज़ होते हैं, तो वो उनको लोकल मार्केट में बेच देते थे और उसके बदले उन्हें क्या मिलता था, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो उसके बदले उन्हें मिल जाती थी. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लेबर वर्क. अब जो कुछ ट्राइबल्स होते थे वो काम करते थे एज एग्रीकल्चरल लेबर्स इन द फील्ड ऑफ जमींदार्स, यानी कि वो जमींदार्स के अंडर काम करते थे. कुछ ऐसे होते थे जो प्लांटर्स ने हायर्ड कर रखे थे एज अ पीजेंट्स, एंड सम अंडरटुक वर्क इन डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्रीज एंड माइंस टू इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. यानी कि कुछ तो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, कुछ प्लांटर्स के अंडर थे और कुछ लेबर की तरह थे जो कि फैक्ट्रीज और माइंस में वर्क करते थे. A reduction in forest supplies due to famine or fire compelled the tribals to come out of the forest in search of work. यानी कि फेमाइन आ गया था, तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्राइबल्स को बाहर आना पड़ा अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि काम की सर्च के, काम के ढूंढने में, काम को ढूंढने में उन्हें फॉरेस्ट से बाहर निकल के आना पड़ा. द ट्राइबल एरियाज वर ऑफन पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर. यानी कि ट्राइबल एरियाज़ को एक तरीके से किसने शोषण किया, ट्रेडर्स ने, मनी लैंडर्स ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने. अब ट्रेडर्स ने किस तरीके से ट्राइबल एरियाज़ को या फिर वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया. एक तरीके से जो ट्रेडर्स होते थे वो वहाँ पे आते थे और अपने सामान को बेचते थे एट हायर प्राइस और इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी अपने सामान को हाई रेट्स में इनके पास बेच देते थे और जो फॉरेस्ट का जो उन्होंने प्रोड्यूस किया होता था इन रिटर्न वो लेके चले जाते थे. यानी कि एक तरीके से इनका एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा था. अब हम देखते हैं कि मनी लेंडर्स ने इनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया. जो मनी लेंडर्स होते थे वो उनको हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे, जिससे जो है ये लोग वो पैसा चुकाने में नाकामयाब रहते थे. अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. कॉन्ट्रैक्टर्स केम इन सर्च ऑफ लेबर एट लो प्राइसेस. उनको लो प्राइस में लेबर चाहिए थे और इनको काम चाहिए था, तो वो इनके काम के उन्हें कम प्राइसेस देते थे. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज सेटल्ड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जैसे कि मुंडास, जिन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना बंद कर दिया था. अब वो एक स्थान पे रह के ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे थे. जैसे कि सम ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर बिगेन सेटलिंग डाउन instead of moving from one place to another place. They cultivated crops to meet their requirements of food. यानी कि अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को वो कंप्लीट करने के लिए कल्टीवेशन करते थे, जिसके लिए वो फाली का यूज़ करते थे और भी बहुत से जो है इंस्ट्रूमेंट थे जिनका वो यूज़ करते थे. और इसी के साथ हम एक एक्टिविटी और पढ़ेंगे जिसका नेम है हर्डिंग ऑफ एनिमल्स. A number of tribal groups were pastorals who roamed about from one place to another place with their herds of animals. यानी कि जब ये ट्राइबल ग्रुप्स एक स्थान से जाते थे तो साथ में ये अपने एनिमल्स को भी लेके जाते थे. अब इनको दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था? जब इनके एनिमल्स इनके साथ होते थे तो एक जगह की जो ग्रास है, जो घास है, वो ख़त्म हो जाती थी. तो इन सर्च ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स they have to moved from one place to another place. When the food resources and the grass of one area was exhausted, they moved on to other lands. Some examples of herders are the Van Gujars of Punjab, the Labodis of Andhra Pradesh who reared cattle, the Gadis of Kullu were shepherd and the Bakarwals of Kashmir reared goats. तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ट्राइबल लाइवलीहुड्स वो हमारा ख़त्म होता है. अब हम अपना सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नेम है चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आफ्टर कॉलोनियलिज्म.
इंडिया जो है कॉलोनी रही थी अंडर द ब्रिटिश, यानी कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक पावरफुल और रिच कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अपना रूल करती है, वहाँ पे अपनी पावर इस्टेब्लिश करती है, यही कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है। तो अब हम देखते हैं कि ट्राइबल्स की लाइफ में क्या क्या चेंज आए आफ्टर कॉलोनियलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो थी वो ट्राइबल्स की किस तरीके से चेंज होती है, वो हम एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलिटिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो किससे डिप्राइव्ड थे? अपनी इंडिपेंडेंस से, अपनी अथॉरिटी से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स से, यानी कि उनके पास अपनी फ्रीडम नहीं थी, अपनी अथॉरिटी नहीं थी, ना ही वो कोई अपने डिसीजंस ले सकते थे। वो काम करते थे तो किन की पॉलिसीज़ के अंडर वो अपना काम करते थे? ब्रिटिश लोगों की पॉलिसीज़ के अंडर वो अपना काम करते थे। उनको ब्रिटिश रूल्स को मानना पड़ता था, लॉज को मानना पड़ता था। और पॉलिटिकली इम्पैक्ट यही था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो खुद से अपनी कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते थे, उनके पास खुद की इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, यानी कि वो खुद से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते थे। तो अब हम सोशल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सोशल इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसमें से जो लेबर्स होते थे वो अपनी जॉइंट फैमिली से अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो अलग किस लिए होते हैं? क्योंकि इन सर्च ऑफ उनको बाहर जाना पड़ता है और कई बार क्या होता है कि उनका परमानेंट सेटलमेंट भी बाहर ही हो जाता है, जिससे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल को एक नेम देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ को वो लेबरर्स बोलते थे और कुछ को वो चिफ्टेंस बोलते थे। द चिफ्टेंस लुक आफ्टर द रिजर्व लैंड्स while द लेबर्स प्रोवाइडेड देयर सर्विस। दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ क्लासेस विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़, यानी कि इसी के साथ क्या होता है कि क्लासेस में वो आ जाती हैं, यानी कि कुछ को उन्होंने किसी और नाम का दर्जा दे दिया और कुछ को किसी और नाम का दर्जा दे दिया। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। प्रेस्ट में एक ग्रुप ऐसा था जिसको क्रिश्चियन मिशनरीज़ के नाम से जाना जाता था, जो कि एक्टिव था एजुकेशन को फैलाने में, यानी कि वो ट्राइबल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। बट उनका जो मेन एम होता था वो था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, यानी कि वो एजुकेशन के थ्रू उनके धर्म का परिवर्तन करते थे, वो क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। बट जो ट्राइबल ग्रुप्स था वो अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और इसी के साथ इंडिया में 1778 से लेके 1947 तक 70 ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स के नाम बताऊंगी, जो हैं भील्स इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, द कोलीज इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, द कच्छ रेबेलियन ऑफ द कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन्स, एक्सेट्रा। और इसी के साथ हमने सोशल इम्पैक्ट को डिस्कस किया। अब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमिकली था, द ट्राइबल्स वर ऑप्रेस्ड एंड रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ लेबर्स। जो ब्रिटिश थे वो जूम सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन के अगेंस्ट में थे, यानी कि ब्रिटिश लोग चाह रहे थे कि जूम सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन ना हो बल्कि सेटल्ड कल्टीवेशन हो। लेकिन जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो किस पे फोकस थे? जूम सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन पे। तो इसी के साथ ब्रिटिश लोगों ने इनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। वो चाह रहे थे कि जूम सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाए। एंड द ब्रिटिश फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल द ट्राइबल्स who were constantly on move. To ensure easy control as well as a regular source of revenue, the British tried to introduce land settlements in the forest areas and fix the revenue demands of each area, यानी कि उन्होंने revenue demands को fix कर दिया। The British failed to understand that it was not possible to practice settled cultivation in forest areas. ब्रिटिश को ये आइडिया तक नहीं था कि वो settled cultivation को किस तरीके से प्रैक्टिस में लाएंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है। And where water was less and lands got dried up quickly.
And in order to increase their revenues, the British took over large tracts of forest land and declared them as state property or the reserve zone. और इन रिजर्व जोन में कुछ मेन क्रॉप्स थी जिनकी यूरोप में हाई डिमांड थी, सिर्फ वही क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती थी, जैसे इंडिगो, ओपियम, जूट एक्सेट्रा। और इन रिजर्व जोन में जो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अलाउड नहीं थे for in search of food or animals. The British also put a ban on the use of timber and grazing of animals, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश ने फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए बैन कर दिया था और यूज़ ऑफ टिम्बर को भी उन्होंने बैन कर दिया था। और इसी के साथ जो एनिमल्स वहाँ पे चरने के लिए जाते थे उनके लिए भी ब्रिटिशर्स ने वहाँ के लिए बैन कर दिया था। एंड द ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर प्लेसेस टू अर्न अ लिविंग, यानी कि अगर ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में ही जाना बंद कर दिया जाएगा तो वो अपनी कैसे दिनचर्या को चलाएंगे। और इसी के साथ अगर ट्राइबल ग्रुप्स ने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया तो ब्रिटिश लोगों को चीप लेबर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलो कर दिया कि एक स्मॉल लैंड पे जो है ट्राइबल्स जूम कल्टीवेशन को कर सकते हैं। They allowed them to cultivate these lands on the condition that the cultivators would provide labor to the British as and when required by them. The cultivators were also entrusted with the task of looking after the forest. और इसी के साथ ब्रिटिशर्स इनको लो वेजेस प्रोवाइड करते थे। जो मनी लैंडर्स थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे लेते थे और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स थे वो अपने गुड्स को बेचते थे एट हायर प्राइसेस। तो इससे इनका क्या हो रहा था, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एंड द डिसकंटेंट एंड एंगर अगेंस्ट द न्यू सिस्टम फोर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इसी के साथ जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। एंड द Songram Sangma revolt of Assam in 1906 and the forest satyagrah of 1930s in the central provinces were the tribal which revolt defied the colonial system. और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। ना ही इस चैप्टर में अभी हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले की वीडियोस को भी एक बार देख लें ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो और इसी के साथ बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।